हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हम स्टैट्स इन साइकोलॉजी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेविएशन के बारे में, और जिसके मेज़रमेंट को हमने देखा था। और हमने इसके 2 मेज़रमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था, क्यूडी के बारे में और एडी के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप यूनिट 1 की ऑल वीडियोस और यूनिट 2 की जितनी वीडियोस अब तक हुई हैं उन सबको आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट मेज़रमेंट की बात करेंगे। हम आज की वीडियो में एसडी के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी डेविएशन को मापने का, उसको मेज़र करने का एक मेथड कहा जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड है और ये काफ़ी हाई लेवल का मेज़रमेंट है डेविएशन के लिए, डेविएशन मेज़रमेंट के लिए। और हम आगे के कोरिलेशन में इसका बहुत ज़्यादा, आगे के स्टैटिस्टिकल मेथड्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। आगे हम कोरिलेशन में भी इसको ही यूज़ करेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो रिलायबल मेज़रमेंट माना जाता है डेविएशन का, वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही माना जाता है। यहाँ हम देखते हैं, इसको हिंदी में मानक विचलन कहा जाता है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में इसको हम एसडी कह सकते हैं। एसडी किसी भी वितरण के, डिस्ट्रीब्यूशन के प्राप्तांकों की, मीन्स स्कोर्स की विचलनशीलता को मापने की एक विधि है। जैसा कि हम डेविएशन में पढ़ते आए हैं कि ये क्या करता है, जो भी स्कोर्स दिए गए हैं उनमें कितना डेविएशन पाया जाता है, उसको ही यहाँ पर मेज़रमेंट किया जाता है। और विचलनशीलता की मापों में यह माप सबसे स्थिर और सबसे विश्वसनीय है। जैसा मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा इसकी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और सांख्यिकी में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे के स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम इसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसको प्रतीक के रूप में स्मॉल सिग्मा लिखा जाता है। ये वाला साइन होता है, ये आप देख लो, इसको इससे डिनोट किया जाता है, जिसको कि हम स्मॉल सिग्मा भी कहते हैं। और ये जो लेटर है, ये स्मॉल सिग्मा, ये जो लेटर है वो ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है। ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रीक लिपि से ये आई हुई है, जिसको कि सर्वप्रथम पियर्सन के द्वारा 1873 में यूज़ किया गया था। मीन्स ये जो सिग्मा एसडी को ये जैसे स्मॉल सिग्मा से डिनोट किया गया है, तो ये किसने इसको डिनोट किया था, या इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो कार्ल पियर्सन ने इसके बारे में बताया था। आगे हम कार्ल पियर्सन के कोरिलेशनल मेथड को देखेंगे, आर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसको कब डिनोट किया गया था, या फिर इसको कब इसकी खोज की गई थी? 1873 में। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस दिए गए हैं। कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं, जिससे ये और ज़्यादा क्लियर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। यहाँ पर टिंकर और रसेल 1977 में ये डिस्कस करते हुए, इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन्स यहाँ पे ये क्या है कि वितरण के समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को मानक विचलन कहा जाता है। डेफिनेशन हमें पढ़ने से ये क्लियर नहीं हो पाएगा। जब हम इसके कैलकुलेशन पार्ट में जाएंगे तब हम देखेंगे कि वहाँ पर हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, फिर उसको हमें मीन को भी स्क्वायर करके निकालना है। मीन्स उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसके कैलकुलेशन पार्ट को अच्छे से हम समझ जाएंगे तो ये डेफिनेशंस हमें खुद ब खुद ही, ये जस्ट अपने आप ही ये हमें क्लियर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, सुलेमान ने इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द इंडिविजुअल स्कोर्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। मीन्स यहाँ पे क्या किया जाता है कि मानक विचलन में, एसडी में क्या होता है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले तो इसमें मीन निकालेंगे, और मीन से फिर हम एक एक जो स्कोर होगा
उससे फिर हम डेविएशन को निकालेंगे और उसका हम स्क्वायर करेंगे और कुछ इस तरह से करके फाइनली हम स्क्वायर रूट निकाल करके हम SD को कैलकुलेट करेंगे। सो यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर क्लियर नहीं हुआ है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो कैलकुलेशन पार्ट में जब हम इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसके क्या प्रॉपर्टीज़ बतलाए गए हैं, इसकी क्या विशेषताएं बतलाई गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नंबर 1 पॉइंट जो है वो है, किसी भी वितरण में विचलनशीलता की यथार्थ माप को मानक विचलन कहा जाता है। औसत विचलन किसी भी वितरण की विचलनशीलता का काम चलाऊ माप है। जैसे सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा था। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा था कि 3 मेजरमेंट्स के बारे में बतलाया गया है, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें कि हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा अच्छा मीन होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, इसकी कंसिस्टेंसी सबसे अधिक होती है। उसी तरह से अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो डेविएशन के जितने भी मेजरमेंट्स बतलाए गए हैं उसमें SD को ही सबसे अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा रिलायबल SD को ही बतलाया गया है। मीन्स अगर कहीं पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट अगर हमको रिज़ल्ट निकालना है तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ SD को ही यूज़ करेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और इसी के साथ एक बात और भी कही गई है कि अगर AD की हम बात करें तो AD जो होता है वो एक काम चलाऊ मेज़रमेंट होता है, एक मोटी एक लमसम हम कह सकते हैं कि मेज़रमेंट वो बतलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। SD का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इसका व्यवहार भिन्न भिन्न सांख्यिकीय कार्यों में किया जाता है। और इसको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम इसको एक डिफरेंसेस भी देखते चल रहे हैं कि AD और SD में क्या डिफरेंसेस भी हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने AD की वीडियो नहीं देखी है और QD की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको देख लें, जिससे कि आपको SD भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है? क्योंकि आगे के और भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम हर जगह पर SD को ही यूज़ करेंगे। अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालना होगा तो मीन को यूज़ करेंगे और अगर डेविएशन निकालना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ SD को ही यूज़ करने वाले हैं। इसलिए आप इसके कैलकुलेशन पार्ट को भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आगे आपको सिर्फ यही काम आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि AD का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि अब AD को हम MD भी कहते हैं, मीन डेविएशन भी कहा जाता है, क्योंकि अब AD का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आगे हम देखते हैं नंबर 3 है। इसकी एक विशेषता यह है कि यहाँ पर चिन्हों की कठिनाई से बचने के लिए अलग अलग विचलनों का वर्ग कर दिया जाता है और औसत विचलन में चिन्ह की कठिनाई से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मीन्स ये पूरी तरह से, अगर हम SD की बात करते हैं तो पूरी तरह से ये साइंटिफिक है। अगर आपने मेरी AD वाली वीडियो देखी होगी तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि अगर आपने AD वाली वीडियो में देखी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम इसके कैलकुलेशन पार्ट को करते हैं तो वहाँ पर हमें प्लस और माइनस, AD को करते समय प्लस और माइनस हमारे सामने दोनों ही ये साइंस आते हैं, बट हमें क्या करना है, इन साइंस को इग्नोर करना होता है। उसको हटाने का कोई भी साइंटिफिक हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बतलाया गया है। हमें उसको सीधा सीधा इग्नोर मारना होता है और हम सबको पॉजिटिव साइन में ही लेकर के चलते हैं। लेकिन जब हम SD के कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगी कि यहाँ पर भी 2 तरह के अलग अलग साइंस हो जाएंगे, प्लस और माइनस दोनों का साइन होगा। लेकिन यहाँ पर फिर हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद में या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में माइनस माइनस भी आगे जा कर के प्लस हो जाएगा। तो साइंटिफिकली हम इसको बिल्कुल कैलकुलेट, एक्यूरेसी के साथ में हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, SD में हमेशा विचलन माध्य से लिया जाता है, माध्यिका और बहुलक से नहीं। और AD में माध्य के साथ साथ माध्यिका और कभी कभी बहुलक से भी लिया जा सकता है। मीन्स हम जब भी SD को यूज़ करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर भी हमें, जब भी हम डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो मीन होता है।
जब हमने QD और AD के कैलकुलेशन को देखा था तो वहाँ पर भी हमने मीन का ही यूज़ किया था, लेकिन अगर हम चाहें तो हम मीडियन या फिर मोड के थ्रू भी इसको हम AD और QD को निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम SD की बात करते हैं तो SD में जब हमें पहला स्टेप हमारा सेंट्रल टेंडेंसी को ही मेज़र करने का होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा मीन निकालने का होगा, तो मीन निकालने में हम हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में मीन को ही यूज़ करेंगे, मीन से ही हम इसको कैलकुलेशन कर पाएंगे। बाकी हम इसमें आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि इसमें मीडियन और मोड को हम कतई भी यूज़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन से आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कैलकुलेशन पार्ट्स नहीं आएंगे, आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स ही आएंगे और फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकते हैं। और आगे जैसे हमने देखा कि AD को निकालने के में हम मीन के साथ साथ मीडियन और मोड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन SD को निकालने में सिर्फ और सिर्फ हम मीन का ही यूज़ करेंगे। और अब आगे हम इसके यूजेस के बारे में अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर रह गया है। SD को प्रतीक के रूप में ग्रीक सिग्मा या फिर स्मॉल सिग्मा कहा जाता है जो कि ग्रीक लिपि से आई हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये SD का साइन होता है। और AD को निकालने के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला में भी AD और QD ही लिखते हैं, वहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया गया है, हम AD को लिख करके ही एवरेज डेविएशन को हम वहाँ पर डिनोट करते हैं। और आगे हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं, मेरिट्स या फिर हम इसके यूजेस कह सकते हैं। इसके यूजेस हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर नंबर 1 ये जो इसका यूज़ बतलाया गया है या फिर मेरिट इसका बतलाया गया है वो ये है कि केंद्रीय विचलनशीलता की माप के लिए यह सबसे अधिक विश्वसनीय है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बतलाती आ रही हूँ कि जब भी हमें डेविएशन, सेंट्रल डेविएशन निकालना होगा तो हम सबसे ज़्यादा उसमें SD ही सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा। आगे देखते हैं। SD को दृढ़ रूप में परिभाषित करना संभव होता है और यह गुण AD में नहीं पाया जाता है। मीन्स इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी कि प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और AD की डेफिनेशन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कैसे साइन को इग्नोर करना है, क्या करना है, उसके बारे में हमें वहाँ पर डेफिनेशन में समझ में नहीं आया था। लेकिन SD की डेफिनेशन में हमें साफ तौर पर हम बिल्कुल देखते हैं कि मीन को निकालना है, फिर मीन को निकालने के बाद जो एक एक स्कोर है उसको हम अपने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद उसको हम साइन को हटाने के लिए उसको हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम बिल्कुल इसको डिफाइन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। SD परिवर्तिता के अन्य मापों QD और AD की अपेक्षा प्रतिदर्श ग्रहण त्रुटियों से कम प्रभावित होता है, अतः यह विचलन का सबसे स्थिर माप है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बतलाती आ रही हूँ कि ये बिल्कुल सबसे स्थिर माप है, ये बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल रिलायबल है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट ये SD कहा जाता है। आगे देखते हैं। यह किसी भी वितरण के सभी प्राप्तांकों पर आधारित होता है और इस गुण के कारण यह रेंज और QD से अधिक श्रेष्ठ और विश्वसनीय होता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम मीन को निकालने के बाद में SD को कैलकुलेट करने के लिए हम एक एक स्कोर को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एक स्कोर को हम मीन से माइनस करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हर स्कोर के साथ हम करते हैं। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में सिर्फ हम 2 स्कोर देखते हैं, एक तो मिनिमम स्कोर और एक मैक्सिमम स्कोर देखते हैं। और अगर हम QD की बात करें तो अगर आपने QD वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होगा कि QD को कैलकुलेट करने में या फिर QD की डेफिनेशन में हमने देखा था कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के ओनली 75th और 25th स्कोर को ध्यान में रखते हैं, इसलिए ये SD इन दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आगे हम देखते हैं। SD विचलनों के चिन्हों की कठिनाइयों से मुक्त है, क्योंकि यहाँ विचलन का वर्ग करने से चिन्हों की कठिनाई स्वतः ही खत्म हो जाती है। सो जैसा कि ये मैंने पहले भी बतलाया कि यहाँ पर जो प्लस और माइनस का साइन आ जाता है और AD में हमें उन साइंस को इग्नोर करना होता था, यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो साइन है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि SD पर प्रतिदर्श के घट बढ़ का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में 10 स्कोर्स दिए गए हैं,
क्योंकि हम सभी स्कोर्स को यूज़ कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन में ना। और अगर हमारे पास यहाँ पर 10 के बजाय अगर 15 स्कोर्स भी आ जाते हैं तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उन 15 स्कोर सभी स्कोर पर हम कैलकुलेशन हमारा बेस्ड होगा, इसलिए यहाँ पर प्रतिदर्श के घटबढ़ का प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन अगर हम क्यूडी की बात करते हैं तो क्यूडी में अगर 10 के बजाय 15 स्कोर हमारे हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो 75th रैंक होता है या फिर 75th जो स्कोर होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का 25th स्कोर होता है वो हमारा पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जैसे कि हमारा क्यूडी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें एसडी में नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर इफ़ेक्ट तो पड़ता है लेकिन यहाँ पर इफ़ेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे हम इसके लिमिटेशंस को देख लेते हैं कि इसके क्या लिमिटेशंस बतलाए गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर गुण है तो लिमिटेशन भी होगा। तो यहाँ पर हम एसडी के लिमिटेशंस को देख लेते हैं। एसडी वितरण के शुरू तथा अंत के एकांशों पर अधिक बल देता है और बहुलता एकांशों पर कम बल देता है। ये पॉइंट हमारा कैलकुलेशन पार्ट में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर हम एक एक कैलकुलेशन को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो स्कोर होता है और जो सबसे लास्ट वाला स्कोर होता है, सो उससे भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रभावित या इफेक्टेड हो सकता है। आगे देखते हैं, साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशियोलॉजी की अपेक्षा अर्थशास्त्र, व्यापार आदि क्षेत्रों में मानक विचलन की उपयोगिता सीमित होती है। क्योंकि हम यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़, ये सोशल साइंस में आता है, तो हम देखते हैं कि एसटी का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, तो सोशल साइंसेज में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, सोशियोलॉजी में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या फिर बिजनेस सीए की बात करते हैं तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर कोई और मेथड को यूज़ किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर इसका जो यूज़ है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एसडी का गणितीय परिकलन अपेक्षाकृत कठिन है, इसलिए अगणितीय व्यक्तियों के लिए एसडी को समझना तथा परिकलन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एसडी का जो कैलकुलेशन पार्ट है वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन अगर हम क्यूडी और एडी की बात करें तो क्यूडी और एडी की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं आती, जिन्हें क्यूडी निकालना भी नहीं आता। लेकिन और इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये बिल्कुल रिलायबल और एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें देता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस भी बन जाता है। और इसलिए जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती उनको ये अच्छे से समझ भी नहीं आ पाएगा। तो ये सब इसके कुछ लिमिटेशंस बतलाए गए हैं। फिर भी हम आगे के स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि जहाँ भी हम यूज़ करेंगे तो हम एसडी का ही यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एसडी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसके कैलकुलेशन पार्ट पर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आगे हम एनपीसी के बारे में हम बात करेंगे कि एनपीसी को किस तरह से एनपीसी क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पर इसके कैलकुलेशन पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्कोर्स दिए गए हैं जो कि पहले से ही क्लास इंटरवल में और फ्रिक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यहाँ दिए गए हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ये क्लास इंटरवल में 5-5 का गैप रखा गया है, 60 to 64, 55 to 59, 50 to 54, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ से जो काम है वो हमें करना है, ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर n निकाल लेंगे कि हमारा n कितना है, मीन्स हमारा नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है। तो ये n हमारा टोटल 66 है, ये हमारा n आ गया। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मेथड अलग होगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा, अगर आपको मीन निकालना आता होगा तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा।
और बस उसी तरह से करना है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है कि यहाँ पर हम इसका एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 रैंक में इसको क्लास इंटरवल किया गया है। यहाँ पर हम सबसे जो मिड का रैंक होगा, मीन्स 4 ऊपर और 4 नीचे होगा, तो हम बीच वाले को हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम अलग से इसको कर लेंगे ताकि ये हमें दिखता रहे। इसको हमने अलग से ब्रैकेट कर लिया। उसके बाद ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, कैपिटल X1। और ये जो मिड पॉइंट हमने एज्यूम किया, इसको हम एज्यूम्ड मीन भी कह सकते हैं। ये हमारा ये बिल्कुल मिड पॉइंट आ गया हमारा, सेंट्रल टेंडेंसी इसकी हमारी आ गई। इसको हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब 0 से ऊपर जितने भी ऊपर के स्कोर्स हैं वहाँ पर हम 1 2 3 4 सीधा सीधा लिखते जाएंगे। कहीं से हमें कुछ भी मिड पॉइंट नहीं निकालना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। बुक में और भी मेथड्स आपको मिलेंगे एसडी को कैलकुलेट करने के, बट मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा और इजी मेथड है इसके कैलकुलेशन का। तो यहाँ पर देखिए कि ये 0 हो गया। सिंपली हमें यहाँ पर 1 2 3 4 हमने कर दिया। अगर आगे तक भी इंटरवल होता तो 5 6 7 तक चला जाता, और ये सारे पॉजिटिव में आएंगे। और नीचे हम देखते हैं बॉटम में हमने माइनस का साइन लगा करके इसी तरह से हमने इसको डिनोट कर दिया है। अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर ये जैसे 9 इंटरवल्स हैं, अगर यहाँ पर 10 इंटरवल्स होते तो हम क्या करते, तो कुछ नहीं करते, वही मेथड होता। हम उसमें से किसी एक को, या तो 5th वाले को या तो 6th वाले को हम एज्यूम कर लेते और उसी तरह से ऊपर और नीचे हम नंबरिंग कर देते 1 2 3 4, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 एंड -4। अब हमें क्या करना है, हमें fx निकालना है। fx क्या है, f और x को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए f हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी और x हो गया हमारा ये मिड पॉइंट जो हमने अभी निकाला। तो सिंपली ये यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया गया है। 3 × 4 = 12, 5 × 3 = 15। इस तरह से ये सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई किया गया है। बहुत छोटे छोटे मल्टीप्लाइज हैं और इसको हमने ऐड कर लेना है। तो सिंपल है, 3 4 = 12, 5 3 = 15, 6 2 = 12 एंड 10 1 = 10। इसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया तो ये हमारा आ गया 49। ये सब हमने फिर ऐड कर लिया, ये 0 का ये 0 हो गया और यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई हमने कर लिया। तो 11 × 1 11, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ पर लगता जाएगा। 10 × 2 20, 5 × 3 15, 1 × 4 तो ये 4। तो ये माइनस का साइन यहाँ पर लगता जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है तो साइन यहाँ पर लग जाएगा। अब हमने इसको भी ऐड कर लेना है, हमने इसको भी ऐड कर लिया। ये 50 आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का भी साइन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस होता है। अगर प्लस होता है तब तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस = माइनस होता है। आई थिंक आपको ये पता होगा कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो इस रूल से यहाँ पर हमने इसको लिखा और यहाँ पर साइन आ गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 50 जो है 49 से बड़ा है। हमेशा बड़े वाले अंक का ही यहाँ पर साइन होता है और इसको हमने 50 में से 49 को माइनस कर दिया तो ये 1 आ गया, -1। यहाँ पर ये हमारा सिग्मा fx आ गया, सिग्मा fx 1 आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम ये कंप्लीट हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, ये देखिए, अब हमने fx2 निकालना है। fx2 हम कैसे निकालेंगे, ये f हो गया, ये x हो गया, ये fx1 हो गया और ये fx2 हो गया। मीन्स इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि x हम कह सकते हैं स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है। तो ये fx2 हमने लिख दिया। और 12 × 4 48, 15 × 3 45, 12 × 2 24, 10 × 1 10। इस तरह से ये हमारा आ गया। ये 0 का 0 ही रहेगा। ये टेबल अच्छे से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में बस आपको वैल्यूज़ बैठानी होती है। अब आगे हमने क्या करना है, ये 11 × 1 11, ये क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ से हमने देखा कि सारा हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि माइनस माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 20 × 2 40, -3 × -15 = +45, 4 × 4 +16। इस तरह से ये हमारा यहाँ पर साइन हट गया। इसी के बारे में डेफिनेशन में भी डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर साइंटिफिकली हम यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से
इन साइंस को हटाते हैं। लेकिन एडी में क्या हम करते थे कि एडी में हम इन साइंस को इग्नोर कर देते थे। अब यहाँ पर हमें इन सबको ऐड कर लेना है। सिग्मा मीन्स सम ऑफ, ये हमने सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये हमारा 233, ये हमारी ये सिग्मा हमारा आ गया, सिग्मा fx2। अब हम आगे QD के फॉर्मूला पर आएंगे। ये हमारा इतना काम हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज़ को बैठाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम फॉर्मूला को देखते हैं। ये SD का साइन है। SD इज इक्वल टू I अंडर रूट सिग्मा fx² बाय n माइनस c²। अब यहाँ पर फॉर्मूला का क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। ये साइन जो है वो SD का साइन है, मानक विचलन। I हो जाता है क्लास इंटरवल। सिग्मा fx2 हो जाता है ये वाला नंबर, सिग्मा fx2। n हो जाता है हमारा 66, ये हो जाता है। और c², c का मतलब होता है करेक्शन या फिर शुद्धि। तो यहाँ पर c हमारा ये हो जाएगा, ये जो हमने -1 को निकाला है ये हमारा c हो जाएगा। और यहाँ पर c का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो c है इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करेंगे, c² को। तो इसको जब हमने इसको और अच्छे से हमने लिखा है तो ये सिंपली वही है, SD इज इक्वल टू I अंडर रूट सिग्मा fx2 बाय n। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा, माइनस ये c² को हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा fx1 बाय n। सिग्मा fx ये वाला है जो हमने 1 निकाला था, और n हमारा 66 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूला पे इसको हमें वैल्यू को बैठा देना है। इंटरवल हमारा 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 का इंटरवल दिया गया है। उसके बाद सिग्मा fx2 हमारा ये 239 हो जाएगा, n हमारा 66 हो जाएगा, माइनस हो गया। सिग्मा fx1 हमारा -1 आ रहा था, n हमारा 66 आ गया। और आगे हमने क्या किया कि ये सिंपली यही प्रोसेस चलेगा। 239 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3.62 आ गया, माइनस इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा जो भी नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का नंबर यहाँ पर हमारा आता है, 0.00022 इस तरह की वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, माइनस करना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर हमने फिर 5 को किया, यहाँ पर अंडर रूट ये माइनस करने के बाद 3.61 आया। अब आगे हमने रूट को हटा दिया। रूट को हटाने के लिए भी आपको पता होगा कि हम यहाँ पर रूट निकालते हैं। रूट को निकालने के बाद हमारा 1.9 आया, और ये वैल्यू हमारी 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा 9.5 इसका आंसर आ गया। मीन्स इस वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के बाद इसका जो डेविएशन होता है वो 9.5 है। मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा SD कंप्लीट होता है, SD के साथ डिवीजन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, NPC पर वो वीडियो होगी। सो तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।